हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ पार्ट 2। 1 से लेके 20 क्वेश्चन हम लोगों ने साहब इसके पहले के वीडियो में किए हुए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन 20 से लेके 40 तक के क्वेश्चन हम लोग ये वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद लास्ट पार्ट के अंदर मैं करूँगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 देखा है और पार्ट 3 भी आप देख लोगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपके मार्क्स बढ़ जाने वाले हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, 2 मिनट आपको गैस करना है और फिर देखेंगे कि आपके कितने राइट पड़ते हैं। तो चलो दोस्तों, थोड़ी सी एक चैलेंज है और लेट अस सी कि भाई आप कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है सिर्फ जिनको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। बाकी के लोग जो है, जो टाइम पास के लिए देख रहे हैं, तो अभी से स्किप कर दे, बिकॉज क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होने वाले हैं। अब यहाँ पे टू हुम ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द मेकर और एक्सेप्टर। अब ये सीधी सी बात यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि किसको पैसा देने का ताकि मेरी लायबिलिटी पूरी हो जाए। मतलब आप मुझे फीस दोगे तो मतलब आपकी लायबिलिटी पूरी हो गई। ठीक है, अब जरा ऑप्शंस देख लेते हैं कि भाई ऑप्शंस कौन से हैं। होल्डर, एंडोर्सर, बोथ ए एंड बी और लास्ट यहाँ पे लिखा है ये। तो भैया आप बताइए कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। एंड द राइट आंसर इज होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या आपने ये सही गैस किया था? अगर हाँ तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन अभी मैं नहीं बोलूँगा, बाकी के क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, द टर्म नेगोशिएशन इन सेक्शन 114 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये नेगोशिएशन क्या हो जाता है? तो नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक टू एनी पर्सन। मतलब कि भाई हमने चेक दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? तो उसमें नेगोशिएबल पेमेंट मेड बाय द बैंक, सिर्फ बैंक अगर है तो चेक होगा। तो ये ऑप्शन मुझे कुछ इतना वायबल नहीं लग रहा है। द बार्गेनिंग बिटवीन द पार्टीज और लास्ट लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबाउ। तो बार्गेनिंग, ओ सॉरी, मुझे आंसर्स नहीं बोलने हैं, आंसर्स आपको गैस करने हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? एंड द सही आंसर है ए। नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जिसके पास होगा उसको पैसा मिलेगा। ये ना बार्गेनिंग होता है, ना बैंक पेमेंट करती है, बिकॉज प्रोमिसरी नोट तो बैंक में जाने वाला है नहीं। तो लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो क्या आपने ये सही गैस किया था? वेरी गुड, अगर किया है तो। वरना एक और ट्राई लीजिए, बहुत सारे एमसीक्यूज है, मैं आई मेक श्योर दैट आपके परसेंटेज बढ़े। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रक्टेड आइदर एज अ प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट इज। अब ये प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो होगा वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट होता है, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटर्नेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, नन ऑफ दिस। अब देखो भैया, ऐसा है कि इनकोनेट इंस्ट्रूमेंट पे मेरा पूरा एक वीडियो है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, लिंक इसकी लेक्चर के बीच में होगी। प्रोमिसरी मेड आइदर एज प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर किसी को नहीं पता है, ये मैं बता देता हूँ, आई थिंक शायद आपको नहीं पता होगा। तो ऐसे उसको प्रोमिसरी नोट, अरे एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो शायद ये ना पता हो आपको। फिर कोई बात नहीं, अब आगे जाते हैं और एक गैस कर लेते हैं। इफ एन इंस्ट्रूमेंट the amount undertaken or order to be paid is stated differently। देखो यार, यहाँ पे वर्ड्स में आपने 4000 लिखा, फिगर में आपने 5000 लिखा, तो सही क्या होगा? तो इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाता है, एक ऑप्शन ये हो जाता है। द अमाउंट स्टेटेड इन फिगर, मतलब वो 5000 वाली सही, अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स वो वाली सही, कि ऑल ऑफ दिस। ये तो आप भैया अपने पापा से पूछ लेना कि भाई वर्ड में और फिगर में अगर डिफरेंट है तो वर्ड में जो लिखा होता है
वो सही होता है। क्या आपको ये पता था? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट छू लेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा। इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो और देखिए कि क्या उनको आता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अंडर सेक्शन 16 of the Negotiable Instrument Act 1881 एंडोर्समेंट इन ब्लैंक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या। अब पहले ये बता देते हैं कि भैया एंडोर्समेंट क्या होता है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि भाई मैंने, या चलो मान लो कि भाई आपका नाम रमेश है, तो रमेश से मुझे पैसे लेने हैं और सुरेश को मुझे पैसे देने हैं। तो ये हवाला जो होता है कि रमेश तू डायरेक्ट सुरेश को दे दे, मतलब वही सुरेश तू उससे यहाँ से ले ले, उस चीज को एंडोर्समेंट बोलते हैं। अब वेयर द एंडोर्सर डज नॉट राइट एनीथिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ब्लैंक लिखा है तो कुछ नहीं लिखा होगा। एंडोर्समेंट ओनली साइन विदाउट राइटिंग। फिर थर्ड है व्हेन द एंडोर्सर राइट द नेम ऑफ द पर्सन, किसको पे करना है, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा तो मैंने हिंट दे दिया था, क्या आप इसमें से राइट आंसर गैस कर सकते हो? अगर आपने राइट आंसर गैस कर लिया है तो गुड, और वो आंसर है ऑप्शन नंबर बोलो भैया, व्हेन, फिर से एक बार, when the endorsement only signs without writing the name of an instrument, वो चीज को यहाँ पे एंडोर्समेंट इन ब्लैंक बोलते हैं। साइन कर दिया होता है तो नहीं होता है, कुछ लिखा नहीं होगा तो नहीं होता है। तो एक ये चीज हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे चल जाते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन में। एट साइट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मीन्स क्या। एट साइट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट करते हैं तब, डिमांड करते हैं तब, कमिंग इन टू विजन और नन ऑफ द अबाउ। देखो यार आपको तो गैस करना है कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। एक चीज तो मैं बोल देता हूँ, नन ऑफ द अबाउ तो होगा नहीं, बिकॉज आंसर तो इसमें से एक ये चीज पूरी हो गई। कमिंग इन टू विजन पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमने कभी देखा नहीं है, तो आपको गैस करना है प्रेजेंटेशन पे और डिमांड पे। तो अगर आप डेफिनेशन इसकी देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर है क्या लिखा हुआ है, अ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग कंडीशनल ऑर्डर या अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ पर्सन, जब वो डिमांड करेगा तब। तो उसका आंसर, सही आंसर इज डिमांड। तो क्या आपका ये गैस सही था? अगर था कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और ट्राई कर लेते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज which is not expressed to be payable on demand at site और प्रेजेंटमेंट इन एज मैच्योरिटी। अब ये जो चीज होती है वो क्या है, नॉट लिखा है बेटा, डिमांड पे भी नहीं है। 30 डे आफ्टर विच इट इज पेएबल, या 3rd डे आफ्टर द डेट ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल, ऑन द 5th डे और ऑन द 4th डे। अब यार आपको गैस करना है, थोड़ा सा टाइम ले लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। गैस कर लिया, हिंट दे दूं, डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं? जी हाँ, डेज ऑफ ग्रेस 3 होते हैं। तो कुछ ना बोला हो तो जब मैच्योरिटी हो जाए उसके 3 दिन के बाद आपको पे कर देना है। तो ये है सही जवाब। क्या ये आपका सही था? उसके बाद सॉरी आगे बढ़ते हैं। इफ अ माइनर ड्रॉस इंडोर्स डिलीवर्स और नेगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट, सच इंस्ट्रूमेंट जो होता है किसको बाइंड करता है? ऑल द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग माइनर। इंक्लूडिंग माइनर लिखा है, जरा देख लेना भैया। ओनली माइनर, नो अदर पार्टीज, ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट माइनर, और लास्ट का ऑप्शन तो रहने दो भैया। अब माइनर है, हिंट दे देता हूं, फिर 3 में से ऑप्शन एबीसी में से ही है, देख लेना। माइनर, क्या आपको इसका आंसर पता है क्या? माइनर कभी भी लायबल होता, तो एक ये चीज हो गई। उसके बाद इन अ प्रॉमिसरी नोट द अमाउंट ऑफ द मनी पेएबल, अमाउंट ऑफ द मनी पेएबल लिखा हुआ है, इज सर्टेन, मे बी सर्टेन, मे नॉट बी सर्टेन, यूजुअली अनसर्टेन, नन ऑफ द अबव। हलवा क्वेश्चन है, हलवा, आप गैस कर लो। अगर नहीं गैस कर पाते तो हिंट देता हूं। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 उसकी डेफिनेशन, प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस वेरिन, और उसके अगर आप फीचर्स में देखो तो पता चल जाता है कि भाई द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, मतलब
एंड सो ऑन, बाकी के पैसे, ऐसा होता नहीं है, तो उस पर टाइम नहीं निकालते। ऑथोरिटी टू ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा? जो बेचेगा वो बनाएगा। इट implies an authority to endorse, does not imply authority to endorse। उसके बाद लिखा है sometime imply, नहीं नहीं नहीं, none of the above, मैं बनाऊंगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो अरे पहले आप गैस कर लो, फिर देखते हैं कि राइट आंसर है कि नहीं। इसके अंदर अगर जो भी आंसर आपके राइट नहीं आए तो उसको दोबारा देखेगा तो फर्क पड़ जाएगा। और अगर कोई बोलता है कि मेरे बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे लॉ में, तो उसको ये लिंक दे देना, देखना भैया तेरे कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा, डज नॉट इटसेल्फ इंप्लाई एन ऑथोरिटी टू एंडोर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम 31, द टर्म लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन सेक्शन 29 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है? मैं, मेरा बच्चा, मेरा एजेंट, मेरी बीबी, एक्सेट्रा। कौन कौन आएगा देख ले, इंक्लूडिंग लीगल हेयर, मेरा बच्चा, इंक्लूडिंग ऑथोराइज एजेंट, मेरा एजेंट, इंक्लूड्स एग्जीक्यूटर जो काम करेगा, या ऑल ऑफ देम। चलो भैया गैस कीजिए। एंड द आंसर इज, सारे जो होते हैं जो मेरे बिहाफ पे काम करते हैं, या मेरा बच्चा होगा, या मेरा एजेंट होगा, या एग्जीक्यूटर होगा, कोई भी चीज हो सकती है, फैक्टर, ब्रोकर, डेफरेटर, कमीशन, कोई भी चीज। तो एक ये चीज हो गई। क्या राइट था आपका? नहीं, देख लो। कैन अ ड्रॉवर एस्केप फ्रॉम हिज लायबिलिटी? अगर मैंने भी बनाया है, नो, द ड्रॉवर कैन नेवर एस्केप फ्रॉम हिज लायबिलिटी। यस, अ ड्रॉवर कैन लिमिट और एक्सक्लूड हिज लायबिलिटी बाय इंसर्टिंग इन अ बिल एन एक्सप्रेस स्टिपुलेशन। हाँ, वो बोल सकता है कि इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। इन सर्टेन केस ऑल्दो ही कैन एस्केप फ्रॉम लायबिलिटी बट ऑलवेज ही कैन नॉट। कोई केसेस में एक्सेप्ट कर लेता है, कोई केसेस में नहीं। और लास्ट ऑप्शन तो होगा। तो भैया आपको इन एबीसी ऑप्शन में से गैस करना है कि भाई इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है। चलो भैया गैस कीजिए। नो, यस, इन सर्टेन केसेस ऑल्दो ही कैन एस्केप बट ऑलवेज ही कैन नॉट एस्केप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यस, अ ड्रॉवर बोल सकता है कि इसके अलावा, इससे ज्यादा मैं लायबल नहीं हूं। नेक्स्ट, द ड्रॉवर शैल बी हेल्ड डैश अंडर सेक्शन 138 इफ ही स्टॉप्स पेमेंट आफ्टर इश्यूइंग द चेक। अब यार चेक दे दिया और फिर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो नॉट लायबल। अरे भैया लायबल होता है। तो यार इस पे गैस करने की तो कोई जरूरत नहीं थी, ये सिंपल क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 34, अ बिल इज ड्रॉन पेएबल टू ए और ऑर्डर ए इंडोर्स इट टू बी द एंडोर्समेंट नॉट कंटेनिंग द वर्ड्स और ऑर्डर और एनी इक्विवेलेंट वर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं, कैन बी नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट। जब यहाँ पे बी को इंस्ट्रूमेंट दे दिया है तो क्या बी जल्द से कर सकता है? अरे हाँ, अरे ना, अरे नॉट ऑलवेज। और लास्ट लिखा है नन ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर चेक पे मेरा नाम लिखा है तो मेरा नाम लिखा है, और अगर मुझे एंडोर्स कर दिया है तो यस मैं कर सकता हूं। तो राइट आंसर यस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेयर एन एंडोर्सर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट excludes his liability and afterwards becomes the holder of the instrument who are liable to him। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले no one is liable, ऐसा होता है क्या? No one is liable, all intermediate endorser are liable, only the intermediate prior endorser is liable। और लास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे none of the above। तो 35 आपको गैस करना है। गैस कीजिए, चालू कीजिएगा। क्वेश्चन फिर से एक बार सिखा देता हूँ। When an endorser of an instrument exclude his liability and afterwards become the holder of the instrument, मतलब मेरे को कुछ नहीं है फिर उसने ले लिया, तो एक बार होल्डर हो गया तो सारी प्रायर पार्टी लायबल होती है। ये इंट है। अब बोलो बेटा कौन सा आ जाएगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव of a deceased person negotiate a promissory note, bills of exchange or check payable to order by delivery only which was endorsed by the deceased but not deliverable by him? ऐसा हो सकता है क्या? फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक भैया है जो डेथ हो गई है, उनका लड़का है, उसके पास कुछ है, तो वो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नेगोशिएट? एक यस, एक दूसरा नो है। नो, द एंडोर्समेंट वॉज नॉट कंप्लीटेड और नन ऑफ द अबाउ।
तो यहाँ पे 36 का हो जाता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन नेगोशिएट अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक पेएबल, नहीं यार वो नहीं कर सकता। आपके पास ऑप्शन इसके आंसर देने के बी है और सी है। री इंडोर्स वाला ऑप्शन है बी, और वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। तो आपको गैस करना है इसका राइट आंसर क्या है। और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द टाइम इज ऑप्शन सी। जी हाँ। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे 37। कैन द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स द ब्लैंक, कन्वर्ट द एंडोर्समेंट इनटू एन एंडोर्समेंट इन फुल। ब्लैंक का फुल कर सकते हैं भाई। आपको बोलना है नो, आपको बोलना है यस, दोनों नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, तो नो या यस। तो ब्लैंक में कुछ भी लिख के उसको फुल कर सकते हैं, तो आंसर आएगा यस। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, द एंडोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फॉलोड बाय डिलीवरी। हाँ ना, अभी ये जान दो, या हाँ होगा या ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज टू बी मेड अंडर सेक्शन 65 ऑफ द एक्ट। 65 ऑफ द एक्ट जो यहाँ पे है उसमें प्रेजेंट किया है, तो क्या होगा, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कैन बी मेड एनी रीजनेबल टाइम, नहीं। देखो भाई, आपको क्लास में एडमिशन, चलो पहले ये दूसरा बता देता हूँ, 3 और 4। अब आपको गैस करना है, गैस कर लो। हिंट दे देता हूँ, अगर क्लास में मुझे मिलने आना है तो रात को 2 बजे तो थोड़ी आओगे, तो यूजुअल वर्किंग आवर्स में ही आते हैं, तो आंसर बी है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमारा ये हो जाता है, अंडर सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इट इज प्रेज्यूम्ड until the contrary is proven that every transfer of negotiable instrument was made। कैसे बनाया था, मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी पे पैसे मिलते हैं तो वो नहीं होता, एट इट्स मैच्योरिटी। आफ्टर तो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन भी निकल गया, बिफोर या मैच्योरिटी। तो यार ऑप्शन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तीसरा पार्ट में लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज उसको शेयर कीजिएगा, आपके लाइक्स हमें बहुत पसंद करते हैं। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।